हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिफेक्ट्स इन एंटी डिफेक्शन लॉ। पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में डिफेक्शन का मतलब है दल बदल या फिर पक्ष पलट करना। उसी चीज़ पे काबू पाने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था 1985 में। लेकिन पिछले कुछ सालों से ऐसा होता आ रहा है कि इस कानून की लूप होल्स को एक्सप्लॉइट करके इलेक्टेड गवर्नमेंट्स टॉपल की जाती हैं, गिराई जाती हैं, जैसा हमने पिछले साल कर्नाटक में देखा और पिछले महीने मध्य प्रदेश में भी देखा। तो सबसे पहले समझते हैं कि 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। 10th शेड्यूल को ही हम आम बोलचाल की भाषा में एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। आप में से ऑलमोस्ट सभी ने एक फ्रेज़ सुना होगा, आया राम गया राम। इसके पीछे की कहानी ये है कि 1967 में हरियाणा में कांग्रेस के एक एमएलए थे गयालाल, जिन्होंने एक दिन में 3 बार पार्टी बदली। कांग्रेस से जनता दल में गए, जनता पार्टी में गए, जनता पार्टी से वापस कांग्रेस में आए और कांग्रेस से फिर वापस जनता पार्टी में गए। इसके बाद बहुत जोक्स और कार्टून्स बने थे उन पे। तब से इंडियन पॉलिटिक्स में ये जुमला आया राम गया राम वाला बहुत फेमस हो गया। तो इसी तरह की डिफेक्शंस को डिस्करेज करने के लिए 1985 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए 10th शेड्यूल डाला गया। 10th शेड्यूल बताता है कि किन ग्राउंड्स पे एक लेजिस्लेटर डिस्क्वालीफाई हो सकता है। अगर कोई लेजिस्लेटर वॉलेंटियरली अपनी पार्टी की मेंबरशिप से रिज़ाइन करता है तब भी वो डिस्क्वालीफाई होता है। और अगर कोई लेजिस्लेटर पार्टी विप की डायरेक्शंस के अगेंस्ट वोट करता है या वोट करने से मना करता है या फिर ऐसा कहें कि पार्टी लीडरशिप की डायरेक्शंस को नहीं मानता, तो इस केस में भी वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। तो इन दोनों केसेस में प्रिजाइडिंग ऑफिसर मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर सकता है, वो भी तभी अगर हाउस का कोई दूसरा मेंबर एक पिटीशन दाखिल करे उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। ये कानून पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज दोनों के लिए एप्लीकेबल है। हालांकि एक एक्सेप्शन है इसमें, एक ऐसा केस है कि पार्टी भी चेंज हो जाती है और लेजिस्लेटर डिस्क्वालीफाई भी नहीं होते। तो एक्सेप्शन ये है कि अगर किसी पार्टी के एट लीस्ट 2/3 यानी 2/3 लेजिस्लेटर्स एक साथ दूसरी पार्टी में जाते हैं तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी। जो 2/3 लोग नई पार्टी में गए वो भी डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे और जो बाकी पीछे बचे ओरिजिनल पार्टी में वो भी डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। तो आजकल एंटी डिफेक्शन लॉ को बाईपास करने का एक नया तरीका आ गया है मार्केट में। हमने रिसेंटली जो देखा कर्नाटक में और एमपी में, तो वो नया तरीका ये है कि रूलिंग पार्टी के 10-15 लेजिस्लेचर्स से रिज़ाइन करवा दिया जाता है। ज़रूरी नहीं है 10-15 ही हो, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। अब एमपी असेंबली की टोटल स्ट्रेंथ है 230। कांग्रेस के 114 एमएलए थे, बीजेपी के 107 थे। सरकार थी कांग्रेस की, 7 एमएलए और थे कांग्रेस के साथ, बीएसपी, एसपी और इंडिपेंडेंट थे कुछ। अब कांग्रेस के 22 मेंबर्स बागी हो गए और रिज़ाइन कर गए। अब हाउस की इफेक्टिव स्ट्रेंथ आ गई 208 पर। हाफ वे मार्क आ गया 104 पे। बीजेपी के मेंबर 107, एक ने रिज़ाइन किया, 106 बच गए, फिर भी हाफ वे मार्क से 2 ऊपर। तो इस तरह से एमपी में ये सारा क्राइसिस हुआ। फिर अब डिफेक्शन के बाद ऐसा होता है कि जो मेंबर रिज़ाइन करके गए उनकी सीट्स वैकेंट रह जाती हैं, बाई इलेक्शंस होते हैं और वो मेंबर्स जो रिज़ाइन करके गए थे उनको अब जो उनकी नई पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है, वो अपनी टिकट पे इलेक्शन लड़वाती है और वो लोग वापस जीत के भी आते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। कर्नाटक केस में आप देख लीजिए, उनमें से काफ़ी सारे लोग री इलेक्ट होकर वापस आए और ये चीज़ एमपी में भी होने वाली है। लॉकडाउन की वजह से थोड़ा डिले हो गया। तो एंटी डिफेक्शन लॉ के लूप होल्स को एक्सप्लॉइट करके मास डिफेक्शन करवाई जाती है इस लॉ को धोखा देने के लिए। लेकिन कर्नाटक केस में एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। स्पीकर ने जो डिफेक्टेड मेंबर्स थे उनको रिमेनिंग असेंबली टर्म के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया। मतलब जब तक वो असेंबली चलती, जब तक उसका टर्म ख़त्म नहीं होता तब तक वो इलेक्शन नहीं लड़ पाते। लेकिन ये केस जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो कोर्ट ने कहा कि आप रिमेनिंग टर्म के लिए लेजिस्लेटर्स को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। फिर उन लोगों ने दोबारा इलेक्शन लड़ा रूलिंग पार्टी की टिकट से और बहुत सारे लोग वापस जीत के भी आए।
अब एंटी डिफेक्शन लॉ ने गया लाल जैसे लोगों को गया राम करने को डिस्करेज तो किया, लेकिन मास डिफेक्शन फैशन में आ गया। हॉर्स ट्रेडिंग हम कह सकते हैं कि रिटेल से होलसेल हो गया, और ये बहुत ही शर्मनाक बात है हमारे लेजिस्लेटर्स के लिए कि हॉर्स ट्रेडिंग टर्म यूज़ किया जाता है इस चीज़ के लिए। उनको कुछ सोचना चाहिए इस बारे में। और ये हॉर्स ट्रेडिंग वगैरह ये सब करना लोगों के मैंडेट को धोखा देना है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ में जो खामियां हैं वो ये हैं कि एक तो लेजिस्लेटर की फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट करता है, मतलब उसको वही स्टैंड रखना है जो उसकी पार्टी का स्टैंड है। वो कोई और अपना पर्सनल स्टैंड कुछ नहीं रख सकता। और दूसरा ये है कि ये कानून हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने में नाकामयाब रहा है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ में कुछ बदलाव करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो कुछ अवेलेबल ऑप्शंस जो हैं हमारे पास वो ये हैं कि जहाँ तक लेजिस्लेटर की फ्रीडम का सवाल है, तो दिनेश गोस्वामी कमेटी करके एक कमेटी थी, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे बनी थी, 1990 में इसकी रिपोर्ट आई थी। तो इस कमेटी ने सजेस्ट किया था कि पार्टी विप की जो बाइंडिंग रहती है एक लेजिस्लेटर पर, उसका स्कोप सिर्फ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस यानी विश्वास मत तक ही होना चाहिए। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद उस पार्टी के लेजिस्लेटर्स पर कोई बाइंडिंग नहीं रहनी चाहिए। दिनेश गोस्वामी वीपी सिंह की सरकार में लॉ मिनिस्टर थे। और जहाँ तक हॉर्स ट्रेडिंग का सवाल है, उसको रोकने का बेस्ट तरीका है जो कर्नाटक में स्पीकर ने किया। अगर कोई लेजिस्लेटर डिफेक्ट कर जाता है तो कम से कम उस पर्टिकुलर असेंबली टर्म के लिए वो इलेक्शन ना लड़ पाएँ। ऐसा करने के लिए 10th शेड्यूल में अमेंडमेंट की ज़रूरत है, जो कि बहुत मुश्किल है एटलीस्ट करंट सर्कमस्टांसेस में। और अगर ऐसा होता है तो हॉर्स ट्रेडिंग को बहुत डिस्करेजमेंट मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट संडे को। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब